जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात रोज की तरह दोस्तों हेडलाइंस की। हेडलाइंस में बात करूंगा, पेंशनर्स उठाएं फायदा, 100% समाधान। दोस्तों 2 लाख रुपए का एरियर रुका हुआ। मैं बात करूंगा आज फिर कि DOPPW की एक नई पहल है और मैं आपके सामने लेके आऊंगा कौन कौन से लेटर, क्या क्या समाधान हुआ और आप भी उठाइए उसका फायदा। और कम्यूटेशन रिकवरी, हाँ जी दोस्तों, 5 ठोस सबूत सरकार के सामने और जजों ने कहा बिल्कुल आज निर्णायक दिन है, कम्यूटेशन के ऊपर बड़ा निर्णय की उम्मीद। और दोस्तों बात करूंगा बैंक में, ये आपके 3 अकाउंट हैं, ये बंद हो रहे हैं। 2025 से नया नियम है, मैसेज आना शुरू हो गए, इनके ऊपर आप अपनी कार्रवाई कर लीजिए। मैं बात करूंगा, सेना प्रमुख ने दिलाया जोश का, आप भारत के भविष्य हो, कैसा है आपका जोश? क्या अब लॉकडाउन फिर लगेगा? और आर्मी डे परेड में रॉबर्ट्स ने की ड्रिल। हाँ जी दोस्तों, अभी तक आपने देखा होगा जवान ड्रिल करते थे, एनसीसी कैडेट करते थे, अभी जो रॉबर्ट हैं वो किस तरीके से ड्रिल कर रहे हैं, वो एक अद्भुत नजारा आपके सामने पेश करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा DOPPW की, और ये स्क्रीनशॉट और ये मैसेज वो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। ये आप देख सकते हो वेबसाइट पे जाके कि किस किस की कहां कहां की उम्मीद है। हाँ जी दोस्तों, मैं सबसे पहले बात करूंगा, एक मोहिनी देवी मीना डिफेंस फैमिली पेंशन थी, यानी उनके पति खत्म हो गए थे। पेमेंट ऑफ फैमिली पेंशन एरियर एज पर सर्कुलर नंबर 568/11/2006 से ग्रेवियंस डाला और उन्हें 2,01,000 रुपए पेड हुए। मैं अब कह रहा हूं कि आप कहना क्या चाह रहा हूं समझ सकते हो कि आपको ये केस नंबर मैं बता रहा हूं 407 406। ग्रुप कैप्टन साहब, उनका 1,93,000 आपका पेड हुआ। और मैं बात कर रहा हूं 409 बिमला देवी एक्स सिपाही की वाइफ है, उनको 71,154 रुपए उनकी OROP 3 का एरियर मिला। और 410 नंबर केस में बता रहा हूं, नायक इंडियन आर्मी झुंझुनू के राजेंद्र कुमार हैं, उनको 3,73,000 रुपए मिला और इन्हें OROP 2 का मिला, सर्कुलर 568 का एरियर का लाभ मिला। 405 एक्स बलवंत एक्स सार्जेंट हैं, उनको आप देख सकते हो 50,000 का एरियर मिला। OROP 2 में सतबीर एक्स नायक इंडियन आर्मी डिस्ट्रिक्ट जिंद हरियाणा, इनको डिसेबिलिटी पेंशन का एरियर मिला और 1,14,023 एरियर मिला। मैं तमाम चीजें आपके सामने लेके आ रहा हूं दोस्तों। इनका मतलब यह है कि बहुत सारे हमारे भाइयों को जो 1 जनवरी 2006 से पहले के रिटायर्डीज हैं, उन्हें सर्कुलर 568 का पता नहीं है कि उन्हें एरियर मिला है या नहीं मिला है। हकदार सभी हैं, लेकिन हम जान नहीं पा रहे हैं, और जानते भी तो कार्रवाई कैसे करेंगे। इसके लिए मैं आपके लिए सामने वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों। आपको OROP 2 OROP 3, यदि आप CPPC में थे, आपकी एरियर फंस गया है, पेंशन रिवीजन नहीं हुआ है, DA/DR का कहीं मामला है, अभी आपको मैं बात कर रहा हूं डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर की तरफ से ये बहुत बड़ी पहल है। और ये प्रधानमंत्री कार्यालय के अंडर, यानी माननीय प्रधानमंत्री जी इसको मॉनिटर कर रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसके मिनिस्टर हैं और इसके लिए पोर्टल है, हमें कहां अप्रोच करना, उसका नाम है CPN ग्राम। अब CPN ग्राम पर आप जाकर के रजिस्टर्ड करके आप उसको किस तरीके से रजिस्टर्ड करना है, किस तरीके से आपने अपनी समस्या को रखना है, या आप कर सकते हो, आपके बच्चे जो यूजर फ्रेंडली हैं इस मोबाइल से वो कर सकते हैं, उसका फायदा उठाइए। नहीं आप साइबर कैफे में जाइए, नहीं कुछ करना आता है तो ये टोल फ्री नंबर है 1800-111-960, इस पे कॉल कर सकते हो सुबह 10 बजे से 5 बजे तक। माना के नंबर बिजी होता है, माना के नंबर एक बार में कैसे लग सकता है? फौजी पेंशन नहीं, पूरे दुनिया के अपने देश के जितने पेंशनर वो सारे इसके ऊपर अपनी ग्रीवेंसेस डाले जा रहे हैं। तो दोस्तों इसका रिप्लाई प्रॉपर देते हैं और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, मैं आपके सामने कह रहा हूं। अब इसको कैसे आपने यूज करना है, तो इसका एक वीडियो इनकी आधिकारिक साइट का आज मैं फिर आपके सामने ले रहा हूं। ऐसे ही एक बदलाव का नाम है CPN ग्राम्स पोर्टल। पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग के इस पोर्टल का उद्देश्य है केंद्र सरकार के पेंशनरों की समस्याओं का पारदर्शी तरीके से गुणात्मक और शीघ्र निवारण करना। उदाहरण के लिए साल 2023 में रिकॉर्ड 72,453 पेंशन संबंधी शिकायतों का निवारण पोर्टल के द्वारा किया गया, जिनमें से 66% समस्याएं 1 महीने के भीतर तथा 95% का निस्तारण
3 महीने के भीतर किया गया है। शिकायतकर्ता घर बैठे ही सीधे पोर्टल पर किसी भी समय अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1800-11-1960 पर सभी कार्य दिवसों पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उनकी शिकायत पर विभाग के प्रशिक्षित अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जाती है। पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के लिए pgportal.gov.in/pension/ टाइप करें और अपनी भाषा चुनें। फिर कृपया अपनी शिकायत यहाँ दर्ज करें पर क्लिक करें और उपयुक्त श्रेणी का चयन करें। इसके बाद जारी रखें पर क्लिक करें। फिर शिकायत के पूरे विवरण के साथ जरूरी जानकारी भरें। शिकायत दर्ज करते हुए पेंशनर्स के बैंक खाते से जुड़े मोबाइल नंबर के अलावा किसी और मोबाइल नंबर को भी भर सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो दस्तावेजों को PDF फॉर्मेट में अपलोड करें और जमा करें। इसके बाद पोर्टल पर भरे हुए मोबाइल नंबर पर आए हुए OTP को भरें। सफलतापूर्वक शिकायत का रजिस्ट्रेशन होने पर आपके मोबाइल पर यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होता है। इसके अलावा शिकायत का रिमाइंडर देने, स्टेटस जानने, फीडबैक देने और शिकायत के असंतोषजनक निवारण की स्थिति में 30 दिन के भीतर अपील करने की भी सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध है। क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आ रही। मैंने क्यों कह रहा हूं कि कल कुछ ऐसे लोग हैं जो OROP-2 में पेंशन उनकी परिवर्तित है, CPPC में पेंशन वही ले रहे हैं, इस पर्स में माइग्रेट नहीं हुए, पेंशन पुरानी चल रही है। तमाम ऐसी चीजें जो हमारे सैनिक भाई नहीं जान पाते हैं। हम एक दूसरे की मदद करेंगे और ये आप हमारा मैसेज या हम जो कह रहे हैं वहां तक पहुंचाओगे या आप उनकी हेल्प कर दोगे, ये सबसे बड़ी हेल्प है। और ये बड़ा एक हम अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने फौजी भाइयों के लिए, विधवा के लिए मदद कर सकें तो इससे अच्छी और बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। तो दोस्तों ये चीज मैंने आपके साथ शेयर की। अब मैं बात बड़ा आराम से करना चाहता हूं कि दोस्तों कम्यूटेशन के ऊपर बहुत सारे ऐसे निर्णय हुए और जो कि सरकार ने डिनाई कर दिए। अब कम्यूटेशन के ऊपर ठोस 5 सबूत सरकार के सामने रखे गए हैं और जज की कमेटी जजों को गया है और ये सबके लिए प्रभावी है, चाहे आप जज साहब हैं, चाहे आप ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे आप सैनिक हैं, चाहे अर्धसैनिक वाले हैं, कि सरकार 15 साल तक रिकवरी करने का अब कोई औचित्य नहीं है। और जैसा कि मैं आपके सामने 5 वो ठोस सबूत लेके आ रहा हूं और बिल्कुल उन्होंने जो वहां से इंफॉर्मेशन RTI से लिए वो अब सरकार के सामने रखी गई है और ये एक बहुत बड़ी पहल है। ये लंबी लड़ाई चलेगी और इसके ऊपर जरूर निर्णय होगा। अब 12 वर्षों के बाद पेंशन के कमुकट की बाली पर विस्तृत नोट। उन्होंने कहा 1986 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि पिछले 38 साल से 38 ईयर से एक ही ढांचे में हम काम कर रहे हैं और उस ढांचे के जो कारक थे, 5 महत्वपूर्ण बिंदु थे, उनमें सब बदलाव आ गया जो कि सामने आपके ब्लैक एंड व्हाइट पे मैं बता रहा हूं। उन्होंने कहा है कम्यूटेशन फैक्टर जो आपने बदला है उस पहला, फिर उन्होंने कहा है द रेट ऑफ इंटरेस्ट, उन्होंने कहा है द लाइफ एक्सपेक्टेंसी जीवन प्रत्याशा और मोर्टेलिटी रेट और मृत्यु दर डेथ रेट, यानी 5 चीजों के लिए कम्यूटेशन बनाया जाता है। जैसे कि आने जो हमारा कोई भी कम्यूटेशन 50% लेके आते हैं, जैसे मैं सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार की बात करूं तो एक सिपाही को लगभग 11,37,000 मिलता है, नायक को 13 लाख के आसपास मिलता है, हवलदार को 14,16,000 के आसपास मिलता है, नायब सूबेदार को 14,97,000 और सूबेदार को 15,60,000 और सूबेदार मेजर को 17,70,000 कम्यूटेशन की रकम मिलती है उसके बेसिक पे के हिसाब से और एज के हिसाब से। जब उसकी रिकवरी होती है तो सिपाही की 11,37,000 की जगह 18,67,000 की रिकवरी होती है। नायक जब 13 लाख लेता है तो लगभग 21 लाख की रिकवरी होती है। हवलदार 14 लेता है तो 23 लाख की रिकवरी होती है। नायब सूबेदार 15 लेता है तो 25 लाख की रिकवरी होती है। सूबेदार 15,60,000 लेता है तो 26,60,000 रिकवरी होती है। सूबेदार मेजर 17,70,000 लेता है तो 30,60,000 रिकवरी होती है, जो कि ये टेबल और ये फार्मूला के हिसाब से हमने एज के हिसाब से और फिटमेंट फैक्टर जो आज चल रहा है उसके हिसाब से वर्कआउट किया है। अब ये जो ले रहा है वो फिटमेंट के फैक्टर है, आपने चेंज कर दिए। ये पुराने फिटमेंट फैक्टर से ये ज्यादा लेता,
यानी जब सिपाही 11 लाख लेता तो सिपाही को कम से कम 14 लाख मिलने चाहिए थे। अब वो तो आपने कम कर दिया, क्योंकि आपने क्या चेंज किया, कम्यूटेशन फैक्टर चेंज किया। और वसूली वाला है वो आपने बढ़ा दिया, मतलब देने वाला कम किया और लेने वाला बढ़ा दिया। ये सत्य बात है जो कि हमने अपने आप से वर्कआउट की और यहाँ के जो कारक हैं उनको रख करके, और आप टेबल देख सकते हो दोस्तों। दूसरा है द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप समझ सकते हो कि उन्होंने ये कहा है कि आपका जो कम्यूटेशन फैक्टर था वो 10.46 था 1986 में, 2008 में आपने 8.194 किया और 2023 तक वो चल रहा है। ब्याज दर पहले 1986 में 12% थी, यानी 12% थी। यदि आप भी पैसा लगा रहे हैं तो आपको 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था, चाहे एपी फंड है चाहे पोस्ट ऑफिस है। और आपने 2008 में 8% और अभी आपकी 7.1% चल रही। तो आपने हमारे पैसे की वैल्यू नहीं समझी, लेकिन अपने पैसे की लगातार आप वैल्यू बढ़ाए जा रहे हैं जो हमको दे रहे हो। जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सेप्टेंसी की बात कर रहे हैं कि 57.7 वर्ष थी उम्र जीने की, यानी 1986 में निकाला गया था। अब जीने की बात ये कर रहे हैं कि आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर देते हैं कम्यूटेशन में, इसलिए ये फैक्टर डाला कि ये तो कोई 15 साल या जो उसका टाइम है उसके पीरियड में बंदा खत्म हो जाता है तो उसकी वाइफ को उसमें से कटौती नहीं होगी। तो उन्होंने बोला पहले 57.7 वर्ष थी, उसके बाद 66.1 वर्ष हुई 2008 में, यानी एवरेज जीने की इतना एक आदमी का एवरेज है कि 66 ईयर जिएगा। अब 2023 में जब सर्वे किया गया तो 70.42%, यानी लगभग 70 से 71 साल का एक बंदा जी रहा है आज के युग में, उन्होंने कहा है। अब मृत्यु संख्या यानी जो मोर्टेलिटी रेट है वो 11.3% थी पहले, वो घट करके 7.3 हो गई, यानी जो आपके केसेस होते थे उनमें बहुत ज्यादा गिरावट आई है, आपको ज्यादा नुकसान कहीं साइड से नहीं है। उन्होंने कहा 61 वर्ष की आयु में मृत्यु दर का उन्होंने बोला है पहले 0.2 थी, अब 0.006 है, और जोखिम बिल्कुल भी ना के बराबर है, यानी 0 पॉइंट है। तो उन्होंने ये सारे आंकड़े सबके सरकार के सामने रखे। और न्यायिक विशेषज्ञ निकाय कहते हैं कि 2022 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक राष्ट्रीय वेतन आयोग, जिसकी अध्यक्षता माननीय न्यायमूर्ति पीबी रेड्डी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश कर रहे थे। इनके सदस्य थे केरल के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और दूसरे आईपीएस अधिकारियों ने समस्त पहलुओं का अध्ययन किया। पेंशन कम्यूटेशन के परिवर्तित मूल्य की 12 साल की बहाली की सिफारिश की, जो कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ निकाय, यानी जितने बुद्धिजीवी हैं और जितने आप समझ सकते हो, उन्होंने 12 साल की इस आधार पर अनुशंसा की। और उन्होंने कहा है कि हालांकि कम्यूटेशन एक वैकल्प है कि आप लो न लो, लेकिन आपके हम हैं, हमने आपके साथ 30 साल 40 साल 50 साल नौकरी किया है, 60 साल तक आपकी सेवा की है, इस देश की सेवा की है, तो क्या हमें आप इस मोरल ग्राउंड पे नहीं दे सकते। उन्होंने कहा हालांकि कम्यूटेशन एक वैकल्पिक व्यवस्था है, लेकिन इसका जब नॉर्मल आप किसी भी बिजनेस वाले को ब्याज माफ कर देते हो, उसको इंडस्ट्री चलाने के लिए ब्याज देते हो, बड़े बड़े धनाढ़ लोग हैं वो बहुत तमाम आपका पैसा खा जाते हैं, लेकिन एक कर्मचारी के लिए जिसको आप कम्यूटेशन की फैसिलिटी देते हो तो आप उसको इतना खून मत चूसिए। दोस्तों ये सारी चीजें उन्होंने रखी हैं और उन्होंने ब्याज दरें एवं वसूली की अवधि पर, जो कि आज उन्होंने कहा है कि 6 रेपो रेट का हवाला दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का हवाला दिया। उन्होंने कहा है सरकार ने 2008 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए मनमाने ढंग से ब्याज दर 4.75 से बढ़ाकर 8% ब्याज दर की है। सरकार अपने कर्मचारियों से हाउसिंग लोन, कार एडवांस आदि साधारण ब्याज पर वसूली कर रही है। हम मानते हैं कि इसी तरह कम्यूटेशन बहाली के लिए यह साधारण ब्याज दर वसूली आरबीआई ये नहीं कह रहा है कि आप इससे कोई लोन कार लेता है, तमाम लेता है तो आप घर बनाता है तो ब्याज में छूट कर देते हो, और हमसे आप ब्याज 8% 12% ले रहे हो। तमाम ऐसे फैक्टर रखे हैं जो कि बहुत ही सुंदर है और बिल्कुल अनुकरणीय है कि इस व्यवस्था के रूप में आगे चल के आपको जरूर न्याय मिलेगा। और मैं इस न्याय के लिए पूरी तरह आशावादी हूं, क्योंकि बहुत सारे अच्छे फैक्टर हैं जो सामने रखे हैं। अब मैं दोस्तों बात करूंगा कौन से वो उन्होंने कहा है कि आपके 3 अकाउंट बंद होंगे। दोस्तों यदि आपके इनएक्टिव अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट और डोरमैट अकाउंट, इस वजह से आरबीआई ने लिया है डिसीजन। उन्होंने कहा है कि जनवरी 2025 से 3 तरह के अकाउंट बंद हो जाएंगे, वो किसी भी बैंक में। इनएक्टिव अकाउंट यानी जो पिछले 12 महीनों से या ज्यादा उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, ना आपने यूपीआई पे किया है, ना जाकर के बैंक में उसमें पैसे जमा किए हैं या कोई लेन देन नहीं किया है।
इस कैटेगरी में जितने भी अकाउंट आते हैं वो आपके बंद कर दिए जाएंगे। दूसरा, जीरो बैलेंस अकाउंट, ऐसे अकाउंट जिनमें लंबे समय से शून्य बैलेंस है उन्हें भी 1 जनवरी से बंद कर दिया जाएगा। यह कदम इसलिए उठा रहा है ताकि इन्हें किसी दुरुपयोग से बचाया जा सके। इसके साथ ही इस कदम का मकसद ग्राहकों को अपने खातों का उपयोग बार बार करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगर आपके अकाउंट में यदि जीरो बैलेंस है तो तुरंत आप जाकर उसको KYC भी कराएं, लिखा है। और डोरमेट अकाउंट, ये ऐसा अकाउंट है जो पिछले 2 साल या उससे अधिक समय से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। ये अकाउंट साइबर अपराधियों के निशाने पर रहते हैं और हैक कर लिए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल बाद में लोगों को ठगने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, ये आप गाइडलाइन है, यदि आपके इस तरीके के अकाउंट हैं तो आप इनको इनएक्टिव में उन्हें एक्टिव कर सकते हो। दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। सेना प्रमुख ने दिलाया जोश। हाँ जी दोस्तों, 9 जनवरी यानी कल दिल्ली कैंट में NCC गणतंत्र दिवस परेड कैंप में हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल द्विवेदी साहब ने गार्ड ऑफ ऑनर लिया और परेड का निरीक्षण किया और जवानों, वहां पर जो NCC कैडेट हैं उनको भारत का भविष्य बताया और उन्होंने कहा कि चुपचाप अपनी पहचान बनाओ क्योंकि हवाएं तुम्हारा प्रचार करेंगी, प्रसार करेंगे। उन्होंने कहा शांति से अपना काम करिए और देश के आप भविष्य और यहां से आपको लीडरशिप सीखनी है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में जाते हो, चाहे आप सेना में आते हो, लेकिन राष्ट्रभक्ति सर्वोपरि है। इस तरीके का संदेश दिया जो आप उनका एक जोश भरा आप वीडियो देख सकते हो। अब मैं बात करूंगा, लॉकडाउन की बात आ रही। क्या दोस्तों लॉकडाउन फिर लगने जा रहा है? हाँ जी दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री का फोटो लगा हुआ, उसमें लिखा है एक बार फिर लगने जा रहा है लॉकडाउन। भारत में मिला HMPV का वायरस, पहला केस इस तरीके से हुआ। यानी अभी एक फेक न्यूज चल रही है, जैसा कि अभी इस तरीके के नहीं, तमाम तरीके की एडवाइजरी जारी की गई हैं और तमाम तरीके प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक लॉकडाउन का ऐसा कुछ है नहीं। यानी ये जो न्यूज है ये अब फेक न्यूज है। अब मैं आर्मी डे परेड का वो भव्य वीडियो दिखाता हूं जिसमें आपने ड्रिल तो देखी होगी, यानी ड्रिल देखी होगी आपने, जवानों की देखी होगी, एक्स सर्विसमैनों की देखी होगी, NCC कैडेट्स की देखी होगी, मेंस की देखी होगी, वुमेन्स की देखी होगी, यानी पेट्स की भी देखी होगी डॉग करते, लेकिन रोबोट इस बार डॉग कर रहे हैं। रॉबर्ट इस बार ड्रिल कर रहे हैं और रॉबर्ट की ड्रिल आप देखिए। और उसमें इन रॉबर्ट्स का काम है कि ऐसे इलाकों पे जहां आप पोर्टर का इस्तेमाल करते थे, जहां पर सामान ले जाना है, और वहां पर ये अब भारतीय सेना का एक हिस्सा बन चुके हैं। जरा इनकी ड्रिल देखिए। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। साथ ही दुश्मन के इलाके पर सर्वेलेंस के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। और इसी बीच आत्मनिर्भर भारत को प्रतिबिंबित करता रोबोटिक म्यूल का दस्ता मंच की तरफ बढ़ता हुआ ड्रिल का दुरुस्त नमूना पेश करते हुए आप देखेंगे किस प्रकार की रोबोटिक म्यूल से अनुशासित सैनिक की भांति आज के मुख्य अतिथि को सम्मान सूचक सैल्यूट करेंगे। भारतीय थल सेना द्वारा इनका उपयोग मुश्किल इलाकों में सामान ले जाने के साथ साथ ऑपरेशन के लिए भी किया जा रहा है। और एक अनुशासित सैनिक की भांति देखिए दाहिने मुड़ की कार्रवाई के बाद किस प्रकार ससम्मान सैल्यूट करते हुए ये जांबाज रोबोट्स, आइए जोरदार तालियों से हमारे इन शूरवीरों का भी अभिवादन करें। और अब रोबोट्स म्यूल के बाद अपना